नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 10 साइंस के एक बहुत ही जरूरी चैप्टर ऊर्जा के स्रोत को समझने वाले हैं। यकीन मानिए, बोर्ड एग्जाम के लिहाज से ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए, जब हम फोन चार्ज पे लगाते हैं या बस एक बटन दबाकर पंखा चला लेते हैं, तो ये बिजली, ये एनर्जी आखिर आती कहाँ से है? हमारी पूरी दुनिया को चलाने वाली इस शक्ति का सोर्स क्या है? बस यही एक सवाल इस पूरे चैप्टर की जान है। चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। तो आज के हमारे सफर में हम सबसे पहले समझेंगे कि भाई ये ऊर्जा है क्या। फिर हम पारंपरिक यानी पुराने और नए स्रोतों के बारे में जानेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में वो सब कुछ देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पक्का पूछा जाता है। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये ऊर्जा होती क्या है और हम कैसे तय करें कि कौन सा एनर्जी सोर्स हमारे लिए बेस्ट है। देखिए, बिल्कुल सीधी सी परिभाषा है। किसी भी काम को करने की जो क्षमता होती है उसे ही ऊर्जा कहते हैं। चाहे गाड़ी चलानी हो या हमें खुद चलना हो, हर चीज के लिए एनर्जी तो चाहिए ही। और ये सारी ऊर्जा हमें मिलती है नेचर से, जैसे सूरज से, हवा से और जमीन के नीचे दबे कोयले, पेट्रोल से। अब यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ऊर्जा के दो मेन टाइप होते हैं और इनके बीच का अंतर बोर्ड एग्जाम का एक पसंदीदा सवाल है। पहले हैं नवीकरणीय, मतलब रिन्यूएबल, जो कभी खत्म नहीं होंगे, जैसे सूरज की रोशनी और हवा। और दूसरे हैं गैर नवीकरणीय, मतलब नॉन रिन्यूएबल, जैसे कोयला और पेट्रोल, जिनका भंडार लिमिटेड है और एक दिन ये खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, इस स्लाइड पर तो खास तौर पर ध्यान दीजिए। ये 2 नंबर का पक्का सवाल है। एक अच्छे ईंधन के गुण क्या होते हैं? तो सुनिए, एक अच्छा ईंधन वो है जो आसानी से मिल जाए, सस्ता हो, उसे रखने और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई झंझट ना हो, और सबसे जरूरी, जब उसे जलाएं तो वो ज्यादा से ज्यादा गर्मी पैदा करे। चलिए अब उन सोर्सेज की बात करते हैं जिन्हें हम और हमारे बड़े बुजुर्ग सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इन्हीं को हम ऊर्जा के पारंपरिक या कन्वेंशनल स्रोत कहते हैं। जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल्स की कहानी ना लाखों साल पुरानी है। हुआ यूं कि जब पेड़ पौधे और जानवर मरकर जमीन में दबते चले गए, तो बहुत ज्यादा प्रेशर और गर्मी की वजह से वो धीरे धीरे कोयला और पेट्रोलियम जैसे ईंधन में बदल गए। और सच तो ये है कि आज भी हमारी दुनिया ज्यादातर इन्हीं पर डिपेंड करती है। लेकिन इन ईंधनों का एक बहुत बड़ा नुकसान भी है। इनको जलाने से जो जहरीली गैसें निकलती हैं, वो हवा में प्रदूषण फैलाती हैं, एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा करती हैं और ग्लोबल वार्मिंग जैसी बड़ी बड़ी मुसीबतें खड़ी कर देती हैं। याद रखिएगा, जीवाश्म ईंधन से होने वाले नुकसान ये भी एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फॉसिल फ्यूल्स के अलावा एक और पारंपरिक स्रोत है पानी की ताकत। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक जल विद्युत संयंत्र है, जहां बहते हुए या ऊंचाई से गिरते हुए पानी की एनर्जी से बिजली बनाई जाती है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले नदी पर एक बड़ा सा बांध यानी डैम बनाकर पानी को रोक लिया जाता है। इस रुके हुए पानी में ढेर सारी पोटेंशियल एनर्जी जमा हो जाती है। फिर इस पानी को बड़े फोर्स के साथ टरबाइन पर गिराया जाता है। पानी के जोर से टरबाइन घूमने लगता है और टरबाइन से जुड़ा जनरेटर बिजली पैदा कर देता है ना कमाल का तरीका। अब चलते हैं ऊर्जा के एक ऐसे स्रोत की तरफ जो खासकर भारत के गांवों के लिए एक वरदान जैसा है, बायोगैस, जिसे हम सब आम भाषा में गोबर गैस भी कहते हैं। आपके सामने बायोगैस प्लांट का डायग्राम है। दोस्तों, एक बात बता दूं, ये डायग्राम और इसका वर्किंग प्रिंसिपल 5 नंबर के सवाल में लगभग हर दूसरे साल पूछ लिया जाता है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, प्रोसेस बहुत सीधा है। पहले गोबर और पानी का घोल, जिसे स्लरी कहते हैं, बनाकर इस इनलेट से डाइजेस्टर टैंक में डाल देते हैं। अब इस टैंक के अंदर बिना ऑक्सीजन के कुछ खास बैक्टीरिया इस घोल को सड़ाते हैं, जिससे मीथेन गैस बनती है। ये गैस ऊपर गैस होल्डर में इकट्ठा हो जाती है, जिससे पाइप से सीधा रसोई तक ले जाते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? जो कचरा बचता है वो खेतों के लिए 1 नंबर की खाद का काम करता है। पारंपरिक स्रोतों की जो परेशानियां हैं, उन्हें देखते हुए अब पूरी दुनिया एनर्जी के नए और साफ सुथरे स्रोतों की तरफ देख रही है। ये हैं ऊर्जा के असली हीरो, हमारा सूरज और हवा। देखिए, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल हम 2 मेन तरीकों से करते हैं। एक है सोलर कुकर, जो सूरज की गर्मी यानी हीट एनर्जी से खाना पकाता है, और दूसरा है सोलर सेल, जो सूरज की रोशनी यानी लाइट एनर्जी को सीधे बिजली में बदल देता है। ये सिलिकॉन नाम के एक एलिमेंट से बनता है और हमारे कैलकुलेटर से लेकर सैटेलाइट्स तक में इस्तेमाल होता है।
अब बात करते हैं पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी की। इसके फायदे तो साफ हैं कि ये पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी है और एक बार पवन चक्की लग गई तो बिजली बनाने में कोई खास खर्चा नहीं आता। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सबसे ज़रूरी शर्त यह है कि हवा की स्पीड कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा तो होनी ही चाहिए। साथ ही इसके लिए बहुत सारी ज़मीन चाहिए और इसे लगाने का शुरुआती खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा होता है। चलिए अब एनर्जी के दो और सुपर पावरफुल रूपों को जानते हैं, जो एक तो धरती की गहराई में छिपा है और दूसरा एक छोटे से एटम के दिल में। भूतापीय ऊर्जा, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये पृथ्वी के अंदर की गर्मी का इस्तेमाल करती है। कुछ जगहों पर जमीन के नीचे इतनी गर्मी होती है कि वो पानी को भाप में बदल देती है और फिर इसी भाप से टरबाइन घुमाकर बिजली बना ली जाती है। वहीं दूसरी तरफ है न्यूक्लियर एनर्जी, जिसमें यूरेनियम जैसे भारी एटम के न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है, जिससे इतनी एनर्जी निकलती है कि आप सोच भी नहीं सकते। जरा इस नंबर को देखिए, ये सच में दिमाग घुमा देने वाला फैक्ट है। यूरेनियम के सिर्फ एक एटम को तोड़ने से जो एनर्जी निकलती है वो कोयले के 1 करोड़ कार्बन एटम्स को जलाने से मिली एनर्जी के बराबर होती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी कितनी ज्यादा पावरफुल है। तो दोस्तों, हमने पूरा चैप्टर अच्छे से समझ लिया है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका हम सबको इंतजार था। बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से क्या क्या पूछा जा सकता है? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनकी प्रैक्टिस आपको जरूर करनी चाहिए। एक अच्छे ईंधन के गुण, रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल में अंतर, जीवाश्म ईंधन के नुकसान और हाँ, वो बायोगैस प्लांट का डायग्राम वाला 5 नंबर का सवाल। इन्हें लिखकर प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। आइए फटाफट से 3 MCQ की प्रैक्टिस करते हैं। पहला सवाल, बायोगैस का मुख्य कंपोनेंट क्या है? मीथेन, इथेन या प्रोपेन? सोचिए। बिल्कुल सही, इसका जवाब है ए, मीथेन। दूसरा, सोलर सेल बनाने में क्या यूज होता है? लोहा, सिलिकॉन या तांबा? एकदम करेक्ट, सही उत्तर है बी, सिलिकॉन। और आखिरी सवाल, पवन चक्की के लिए हवा की मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए? शानदार, जवाब है बी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और जाते जाते बस ये एक बात याद रखिएगा कि नई ऊर्जा बनाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उस ऊर्जा को बचाना जो हमारे पास है, क्योंकि जो ऊर्जा हम बचाते हैं वो एक तरह से नई ऊर्जा बनाने के ही बराबर है। आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।